जनसंख्या जनगणना 2027 और उससे जुड़े हुए परिसीमन और समय सीमा से जुड़े हुए मुद्दे। हाल फिलहाल में 4 जून को सरकार ने ये घोषणा की है कि जनगणना 2027 सेंसस 2027 यह 2 चरणों में किया जाएगा। तो उसको देखा जाएगा कि 2 चरणों में पहले हाउस का होगा, फिर लोगों का होगा और कहते हैं जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। तो ये देखा जाए तो ये जनगणना एक तो कई मामले में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार ये जनगणना जो कराई जाएगी वह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। यानी अब तक की जनगणना 1872 में वैसे नॉर्मली शुरू हुई थी, लेकिन ऑफिशियली 1881 से जनगणना लगातार हर 10 वर्ष पे हो रही है। 2021 में उसको होना था, लेकिन कोरोना के कारण और अन्य प्रशासनिक समस्याओं के कारण वही 2021 वाली जनगणना 2027 के नाम से कराई जा रही है। और ये जनगणना एक मानने में खास है कि अब तक की जितनी जनगणना हुई है वो पेपर मोड में हुई है, ये डिजिटल आधार पे कराई जाएगी। और दूसरा ये है कि आजाद भारत की पहली जनगणना होगी जिसमें जाति आधारित जनगणना भी कराई जाएगी। ये तो 2 मुद्दे हैं, वो हम आपको देखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। हम इसको, ये मुद्दा चर्चा में इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि एक तो परिसीमन का मुद्दा है और दूसरा ये मुद्दा है कि इसके कारण परिसीमन की जो समय सीमा यानी जनगणना की जो समय सीमा है उसके कारण परिसीमन और उसमें फिर महिला आरक्षण अन्य मुद्दे जो है इससे अपने आप जुड़ जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम उसको देखना शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों है, तो अभी जैसे हम बता ही रहे थे कि 4 जून को 2 चरणों में जनगणना कराने की बात की गई है और इससे जो है परिसीमन पर बहस फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय यह घोषणा करता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है, उसके गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो जनगणना आयुक्त होता है उसका काम है जनगणना कराने का। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के घोषणा के अनुसार जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च 2027 का पहला दिन, यानी एक तरह से 1 मार्च 2027 12 बजे, ठीक 12 बजे उस दिन का से लेके जनगणना का लिया जाएगा। और ये जनगणना में केवल 21 दिन लग सकते हैं, यानी उसके बाद 21 दिन होगा और इसके बाद ये पूरा कर लिया जाएगा। और जो ये जनगणना कराई जा रही है ये शुरुआत 2026 से ही हो जाएगी और यह फरवरी 2027 में पूरी हो जाएगी और कुछ महीनों में अंतिम रिपोर्ट भी जारी हो जाएगी। यानी मार्च से जो लिया जाएगा संदर्भ बिंदु उसके पहले करा लिया जाएगा, सारी तैयारी करा ली जाएगी और इसके बाद ये जो मार्च का डेट है उस दिन गिना जाएगा, उस दिन सारा चीज तैयार किया जाएगा और 20-21 दिन लगेगा। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट आने में वो 27 का लास्ट हो जाएगा। इससे अंततः जो है डिलिमिनेशन या परिसीमन के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे और साथ ही साथ सरकार ने जो महिला वय बंधन जो अधिनियम पास किया है या महिलाओं का लोकसभा विधानसभा में जो 33% आरक्षण का प्रावधान है उसको भी उसी परिसीमन के साथ लागू करना सक्षम हो सकता है। यानी अगला जो आम चुनाव होगा 2029 का आम चुनाव होगा या उसमें जो है जो भी चुनाव होगा 29 के बाद आम चुनाव, उसमें परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों की व्यवस्था सरकार लागू कर सकती है, ऐसा उसने प्रावधान कर दिया है। क्यों किया है अभी डिटेल में तो मुद्दा ही है, उसको देखेंगे। जरा देखते हैं कि भारत में जनगणना की प्रक्रिया या उसको हाल फिलहाल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए भारत में जनगणना का कार्य जो किया जाता है वो गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा किया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके लिए जिम्मेदार है जनगणना कराने के लिए और उसी में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय होता है। इसका काम है कि हर 10 साल में जनगणना को आयोजित करना। भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन वो फॉर्मली फिर से 1881 से लगातार हर 10 वर्ष पे जनगणना कराई जाती थी और ये चलता रहा 2011 तक की जनगणना। 2021 की जनगणना को रोक दिया गया। ये रोक कर कब कर दिया गया है 2027, क्योंकि 2020 में जो 2020 का समय था वो कोविड का समय था।
कोविड-19 से पूरी दुनिया तबाह थी। 100 सालों में इससे बड़ी कोई आपदा नहीं आई थी। डिस्टेंसिंग और वैसे भी शासन प्रशासन पे इतना प्रेशर था कि सरकार ने उसको टाल दिया। और फिर उसके बाद जब ये टल गई तो आप कह सकते हैं सर 22 में 23 में भी करा सकते थे, लेकिन सरकार में लोग इसी बात की लोग थोड़ा सा जो है इस सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक कारणों से जनसंख्या को जानबूझकर 2027 का लेकर चल रही है, क्योंकि इसके आधार पे वह इसी जनगणना के आधार पे सरकार परिसीमन कराने में सक्षम हो सके। क्योंकि अभी तक जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है उसके तहत 2026 तक जो है परिसीमन होगा का जो लिए जो लोकसभा में सीटों का जो व्यवस्था बनी है वो 2026 के तक के लिए वही है, यानी 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो सकता है, तब तक संवैधानिक रोक है। तो 26 के बाद ये 27 में जनगणना होगी, यानी इस जनगणना के आधार पे परिसीमन कराया जा सकता है और बाकी उसी के साथ साथ जो महिला आरक्षण की भी व्यवस्था लागू हो जाएगी। देखिए, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, यानी जो विधायी कार्यों का या जो विषयों का आवंटन करती है संघ और राज्य के बीच में, तो जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची होती है, तो ये जो जनगणना है वह संघ सूची की प्रविष्टि 69 के तहत होती है। इसीलिए देखिएगा विभिन्न राज्यों द्वारा जो जातिगत जनगणना की बात की जाती थी, एक्चुअल में वो जातिगत सर्वेक्षण कहा जाता था, जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है। इसी को लेकर कई सारे केंद्र सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में यह वाद भी दायर किया गया था कि ये तो पूरी तरह से जनगणना कराने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, संघ की भूमिका है। तो राज्यों के द्वारा कहा गया कि ये जनगणना न होके सर्वेक्षण है, लेकिन वो उसको जनगणना ही कह देते थे, लेकिन टेक्निकली वो सर्वेक्षण था। तो जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? संघ सरकार की है, केंद्र सरकार की है, क्योंकि ये संघ सूची का प्रविष्टि 69 के तहत ये संघ सूची का विषय है। और यह इसके लिए संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है, जनगणना अधिनियम 1948। इसके तहत इसकी जनगणना कराई जाती है। जनगणना कराने के पीछे का जो वजह है कि सभी प्रशासनिक स्तरों पर मानव संसाधन के बारे में, जनसांख्यिकी के बारे में, सांस्कृतिक आर्थिक संरचना और अन्य सामाजिक पहलू के बारे में जानकारी व्यवस्थित और एक कह सकते हो कि सुव्यवस्थित ढंग की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन्हीं जनगणना जो कराई जाती है, इसी के आधार पे जो लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनका भी परिसीमन या डिलिमिनेशन किया जाता है, ताकि समान स्तर पे समान लोगों का प्रतिनिधित्व यानी ज्यादा से ज्यादा संभव हो कि प्रतिनिधित्व समान हो। अभी उसको हम नीचे देखेंगे। अगर 2027 की जो जनगणना हो रही है इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगली राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू की जाएगी और ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन माना जाएगा मार्च का जो पहला तिथि होगी 12 बजे, तब से उसी दिन को लेकर काउंट किया जाएगा, यानी वो 2027 का ही वो माना जाएगा। और ये जो जनगणना है, अभ्यास है, यह भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में जाति आधारित डेटा संग्रह भी किया जाएगा, क्योंकि भारत में जनगणना की जब शुरुआत अंग्रेजों के कारण या ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी तो 1881 से लेके 1931 तक जातिगत जनगणना होती रहती थी, लेकिन 41 की जनगणना में भी जातियों की जनगणना कराई गई थी, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या प्रशासनिक दिक्कतों को देखते हुए उसको छोड़ दिया गया था। और आजाद भारत के बाद यह फैसला किया गया, यानी 41 के बाद 51 की जो जनगणना कराई गई वो इसके बाद ये सोचा गया कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। लेकिन विपक्षी दलों द्वारा काफी मांग करने के बाद सरकार ने इस जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। हालांकि जातिगत जनगणना 2011 में भी कराई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े नहीं दिए गए थे। वो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे वो सरकार की जो विभिन्न जो है समानता या न्यायवादी जो नीतियां हैं
वेलफेयर की जो नीतियां हैं उनके लिए वो आधार डेटा के रूप में वो काम करती रही है। ठीक है, जनगणना को देखा जाए तो 2 चरणों में होगी। पहली घरों की सूची बनाना और घरों की सूची बना के जनगणना करना, और इसमें जातिगत डेटा भी शामिल है। दोनों चरण 1 अप्रैल 2026 से लेके 28 फरवरी 2027 तक चलेंगे। उसके बाद 1 मार्च से लेके 21 दिन में सारा चीज करके अंतरिम डेटा आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट आते आते वो 27 लास्ट आते आते वास्तविक डेटा आ जाएगा। इसके लिए जो रेफरेंस डेट लिया जाएगा 1 मार्च 2027 को लिया जाएगा भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए, और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए 1 अक्टूबर 2026 को लिया जाएगा, क्योंकि इन जगहों पे अक्टूबर के बाद लोग पलायन कर जाते हैं क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है, तो इसलिए सटीकता के लिए 1 अक्टूबर 2026 का ही ये लिया जाएगा। बाकी जगहों के लिए 1 मार्च को, यानी मार्च की जो पहला तिथि होगा उसका जो 12 बजे का होगा उसी के आधार पर संदर्भ तिथि ली जाएगी। और इसके बाद देखा जाए तो जो संवैधानिक जनादेश है कि 2026 के बाद की जनगणना के अनुसार ही परिसीमन किया जा सकता है, क्योंकि संदर्भ तिथि मार्च 2027 का लिया गया है, 1 मार्च 2027 का लिया गया है। अतः इसके आधार पर पहली जनगणना का उपयोग करके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन का रास्ता खुल गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए भी व्यवस्था का रास्ता खुल गया है, और इसी परिसीमन, महिला आरक्षण के लिए को लेकर नहीं, लेकिन इसी परिसीमन के मामले को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जानबूझ के समय सीमा वो ले रही है जिससे वो परिसीमन करा सके। ठीक है, तो ये देखा जाए तो यह डेटा 2029 के आम चुनाव से पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन का आधार बन सकती है। साथ ही साल महिला आरक्षण अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी इसी जनगणना के आधार पर लागू हो सकता है। ठीक है, अब जो शुरुआत जो कहा जा रहा है कि जो 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन की शुरुआत होगी, देखा जाए तो जो दक्षिण के राज्य हैं, खासतौर से तमिलनाडु है, केरल है, और खासतौर मेनली जो तमिलनाडु और केरल और जो कर्नाटक हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि परिसीमन न कराया जाए, या परिसीमन के लिए जो जनसंख्या का आंकड़ा 1971 का है उसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर 2026 के यानी वर्तमान जनसंख्या के आंकड़े को आधार बना के अगर परिसीमन किया जाता है और सीटें बढ़ाई घटाई जाती हैं तो दक्षिण के कुछ राज्यों का नुकसान हो जाएगा। इसको हमने डिटेल में उसमें पढ़ाया है, थोड़ा सा हम और उसको समझा देते हैं कि वास्तव में क्या होना चाहिए, परिसीमन की व्यवस्था क्या होती है, क्यों किया जाता है, और उन राज्यों की क्या समस्या है। ठीक है, बाकी इसको भी हम पढ़ा देते हैं। पहले इसको जरा चलिए डिटेल में ही इसकी फैक्चुअल देख लेते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्चुअल चीज को हम समझते हैं। देखिए, 2027 के अंत में अंतिम जनगणना डेटा जारी होने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए संसद को परिसीमन आयोग के गठन का कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए एक परिसीमन अधिनियम पास करना पड़ेगा। कानूनी प्रावधान और अधिदेश देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के तहत यह प्रक्रिया अनिवार्य है, जिसके तहत हर जनगणना के बाद परिसीमन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, अभी हम जब हम कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअली समझाने लगेंगे तब समझा देंगे। एक बार जब ये परिसीमन आयोग गठित हो जाता है तो आयोग प्रति निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पे एक सूत्र तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और हितधारकों से परामर्श करता है। ये जो परिसीमन आयोग की संरचना होती है, इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, उसका जो अध्यक्ष होता है परिसीमन आयोग का, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। और राज्यों के सांसद विधायक भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं होता, सिर्फ उनको इस मामले में सहायता दे सकते हैं, सहायक के रूप में शामिल होते हैं, लेकिन वो उसमें मताधिकार का अधिकार नहीं होता। और इस परिसीमन आयोग की जो अभी तक व्यवस्था है कि इसके निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यानी ये जो परिसीमन कर देगा उसी को मानना पड़ेगा सभी के लिए। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो 1951 की जनगणना, 1961 की जनगणना और 1971 की जनगणना, यानी 3 बार की जनगणना के बाद परिसीमन किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये संशोधन करके ये कर दिया गया कि 1976 में संशोधन किया गया था कि अगले 25 साल यानी 2001 की जनगणना के बाद तक सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया था। कितना स्थिर कर दिया गया है?
लोकसभा के लिए ये 550 फिक्स कर दिया गया है और राज्यों के लिए भी इसी के आधार पे इन्हीं, अभी तो खैर 543 होता है, 2 और इनमें होते हैं, 5 बाहर के हैं, लेकिन कुल मिला के 550 मैक्सिमम सीटें निर्धारित कर दी गई हैं और राज्यों को भी सीटें उसी तदनुरूप सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। 2001 की जनगणना के बाद ये होना था, यानी कि 2001 की जनगणना के बाद पुनः परिसीमन होना था, लेकिन उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, वाजपेयी सरकार, उसने 84वां संविधान संशोधन किया 2002 में और उसने कहा कि इसी प्रावधान को अगले 25 साल के लिए बढ़ा दिया कि 2021 था ना, तो 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, यानी सीटों की संख्या को 2026 की जनगणना तक रोक दिया गया। यानी आज भी राज्यों की जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया होगा देखा जाए तो 1970 से लेके 2021 तक या 2027 तक की जनसंख्या लगभग दूनी हो गई है। राज्यों की जनसंख्या में काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन सीटों का अनुपात, सीटों का प्रतिनिधित्व अभी 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में ये जो 543 लोकसभा सीटें थी 1971 की जनगणना के आधारित थी। 2002 के बाद एक परिसीमन अधिनियम लाया गया था, उसने इसमें सीटों में कोई बंटवारा नहीं किया था, लेकिन राज्यों के अंदर, राज्यों की जो सीटें लोकसभा में वो बड़ी घटी नहीं थी, लेकिन राज्यों के अंदर लोकसभा की सीटों का में जो उसके निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किया था कि राज्यों के अंदर वह संभव जितना हो सके उतना संभव हो सके। ये क्या मामला है, क्यों है, इसको अब जरा हम समझ लेते हैं। उसी दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है। परिसीमन को जरा समझे। हमने अपनाया है प्रतिनिधिक लोकतंत्र, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यानी हम, जनता क्या चुनती है? प्रतिनिधि। ठीक है, जिसे आप संसद या विधायिका कह सकते हैं ना, विधायक, चलो सांसद या विधायक कह सकते हैं। ये एक्चुअल में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं और इनका काम क्या है? जनता के तरफ से जनता के लिए शासन करें, प्रशासन पे नियंत्रण करें, बाकी बजट आदि बनाए, वो सारे कार्य हैं, उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे। लेकिन हम प्रतिनिधि चुनते हैं। क्यों प्रतिनिधिक चुनाव है? क्योंकि लोकतंत्र में इतने बड़े पैमाने पे इतने सारे लोग हैं कि डायरेक्ट सब अपने मतों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यह तय किया गया कि भाई एक सीमित संख्या में, मान लिया एक पर्टिकुलर एक जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा जो कि उस पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब सपोज दैट 3 स्थिति है, एक राज्य ए है, बी है और सी है। ठीक है, राज्य ए में 1951 में जनसंख्या थी 10 लाख, सॉरी चलो 50 लाख सीधे सीधे कर दें, 50 लाख थी और हर 10 लाख पे एक लोकसभा के लिए सीटें आरक्षित थी, तो इसलिए लोकसभा की सीटों की संख्या यहां पे 5 कर दी। राज्य बी में 1951 में जनसंख्या थी मान लिया 30 लाख, तो यहां पे 3 सीटें आधारित कर दी गई और यहां पे जनसंख्या थी 90 लाख, तो 9 सीटें आधारित कर दी गई। ठीक है भाई, बराबर है कि भाई यहां पे 50 लाख जनसंख्या है, तो हमने 10 लाख प्रतिनिधि व्यवस्था को अपनाने के लिए जितना संभव हो सके उतने लोगों पर एक प्रतिनिधि हो, तो हमने 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था सूत्र तय किया परिसीमन आयोग ने। और इसके बाद चूंकि राज्य में 50 लाख जनसंख्या थी तो यहां पे 5 सीट हो गई, यहां पे 30 थी तो 3 हो गई, 90 थे तो 9 हो गया। ठीक है, 1951 के बाद जो 1961 की जनसंख्या हुई, यहां पे क्या हुआ कि जनसंख्या ए वाले राज्य ने, थोड़ा सा विकसित राज्य था, वहां पे जनसंख्या के उसको पढ़े लिखे लोग थे, औद्योगिक दृष्टि से ज्यादा सक्षम थे, महिलाएं ज्यादा जागरूक थी, इनकी जनसंख्या बढ़ के हुई 10 सालों में मान लिया 55 लाख हो गई।
ये राज्य भी उसी तरह से था, यहां पे हुआ ग्रोथ, लेकिन उसी तरह से हुआ, मान लिया ये 35 लाख हो गया। ये राज्य था, यहां पे साक्षरता उतनी नहीं थी, शिक्षा का स्तर उतना नहीं था, गरीबी था, परिवार नियोजन के बारे में उतनी व्यवस्था नहीं थी। यहां पे जनसंख्या तेजी से बढ़ी और ये जनसंख्या बढ़ के हो गई 1,20,00,000। अब परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग गठित हुआ। उसने एक सिद्धांत बनाया, एक सूत्र बनाया। सूत्र यह बनाया कि जनसंख्या का एक एवरेज, जो भी लोकसभा की सदस्य संख्या हो वह एक समान हो। तो अब यहां पे मान लिया गया कि चलो 10 लाख का ही मान लेते हैं एवरेज, ऑन एवरेज, या 10 लाख से थोड़ा बढ़ गया है तो 11 लाख का मान लेते हैं। तो 11 लाख का माना गया कि भाई आबादी बढ़ी है तो चलो प्रति लोकसभा 11 लाख जनसंख्या, 11 लाख का सूत्र आ गया। तो यहां पे जो है सांसदीय 55 लाख पे 11 लाख ही हुआ। अब यहां पे 35 लाख था, 33 है, 33 से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कम ज्यादा करके इन्होंने किया कि नहीं चलो यहां पे भी ठीक है। यहां पे जब आए तो उनको देखा कि 1,20,00,000 हो गई है। अब तो यहां पे एक तरह से 10 से यानी ज्यादा हो गया है, यानी कि यहां पे सीटों का अनुपात करके कर दिया गया 11, क्योंकि 11 लाख के एवरेज के आधार पे निकालना था। अब देखिए अंतर, देखिए कि ये परिसीमन की व्यवस्था है, क्योंकि यही होना चाहिए। जनसंख्या जिस तरह से, भाई वो जनसंख्या का जो अनुपात होना चाहिए लोकसभा का, उसके पीछे जितने लोग होने चाहिए वो लगभग समान होना चाहिए, क्योंकि यहां के लोकसभा के जो सदस्य होगा उसका मत संसद में एक होगा, यहां के भी लोकसभा के संसद का मत बराबर होगा, यहां के भी लोकसभा के संसद का मत बराबर होगा, तो उसके पीछे जनसंख्या का भी बराबर होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि देखिए इन्होंने जनसंख्या को रोकने के लिए व्यवस्था की, उनका कहना है राज्यों का कि व्यवस्था की, तो उनकी सीटें वैसी ही रह गई, लेकिन जिन्होंने जनसंख्या बढ़ाया उनको सीटों का फायदा हो गया। अब 70-71 के साथ आते आते जो है जो सरकार थी उसको लगा वो जनसंख्या को रोकने के लिए व्यवस्था, परिवार नियोजन की व्यवस्था लाई थी, और जो परिसीमन की व्यवस्था थी वो राज्यों को जनसंख्या बढ़ावा, अपनी लोकसभा में अपनी सीटें बढ़ावे रखने के लिए वो हतोत्साहित कर रही थी परिवार नियोजन के लिए। क्योंकि अगर वो नियोजन पे ध्यान देते, जनसंख्या को रोकने पर ध्यान देते, तो अगली परिसीमन में उनकी जनसंख्या, उनका सीट कम हो सकता था और इस तरह से उनको अन्याय का सामना करना पड़ता। और जो राज्य जनसंख्या जहां पे बढ़ रही थी, यह नहीं कि वो बढ़ावा दे रहे थे लेकिन बढ़ रही थी, वहां पे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता जाता। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने 1971 यानी वही जो 76 में एक संविधान संशोधन करके कह दिया कि अगले 30 साल तक हम जो भी सीटें रहेंगी वो 5 की ही, जैसे यहां फिक्स है तो यहां पे फिक्स हो गया, यहां पे भी फिक्स हो गया और यहां पे भी फिक्स हो गया 30 साल तक। यानी कि 1971 में भी यही रहा, जो भी मान लिया 5 सीट, 3 सीट, 11 सीट हो गया। इसके बाद 2001 में भी यही व्यवस्था रही, बाद में इसको 2026 यानी आज तक भी ये 5, 3 और 11 ही रहा। जबकि अगर देखेंगे तो जनसंख्या की स्थिति ये हो गई है कि इन राज्यों में जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पे एक लोकसभा के आधार पे जितने लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर के राज्यों में लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा लोग हैं। यानी कहीं ना कहीं उत्तर के राज्यों के लोगों का संसद में प्रत्येक एक व्यक्ति का जो है उसके सांसद का तो प्रतिनिधित्व है, ओवरऑल उसकी राज्यों का चूंकि जब बड़ी जनसंख्या है तो वहां पे बहुमत है, लेकिन जो उत्तर के राज्य हैं उन राज्यों के लोग हैं उनका वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं है। अब यहां पे 2 समस्या है। अगर परिसीमन उसी स्तर पे रखा जाए तो उत्तर के राज्यों के लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि वो ज्यादा लोग मिल के एक जो है प्रतिनिधि चुनेंगे, जबकि दक्षिण भारत में या उन राज्यों में जहां पे जनसंख्या एक बेहतर स्थिति में पा गई, सिर्फ दक्षिण के राज्य क्यों कहें, हिमाचल प्रदेश आदि भी है, वहां पे कम लोगों के आधार पे उनको संसद सदस्य मिल जाएगा। तो ये जो प्रतिनिधित्व व्यवस्था है या एक व्यक्ति एक मत की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की प्राण है, उसके साथ नुकसान हो जाएगा। और अगर जनसंख्या के आधार पे करेंगे तो वो जो राज्य हैं उनका कहना है कि हमने अपने यहाँ पे जनसंख्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका परिणाम हमको मिलेगा कि संसद में हमारा प्रतिनिधित्व
कम हो जाएगा। और इसका फायदा, उन लोगों का कहना है कि इसका फायदा वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको मिलेगा, क्योंकि उसके अधिकांश जो सीटें आ रही हैं वो उत्तर भारत से आ रही हैं। तो ये मुद्दा यहाँ पे है, इसको समझना है कि परिसीमन की व्यवस्था, एक जो प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था है, उसको न्यायपूर्ण बनाने के लिए किया गया था। इसको रोका इसलिए गया था कि कहीं न कहीं जनसंख्या नियंत्रण की व्यवस्था को अपनाया जा सके, उसको आगे बढ़ाया भी इसलिए गया। लेकिन आज समय की मांग है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो काफी कुछ परिवर्तन आ गया है। अब ऐसे में एक यक्ष प्रश्न तो यह भी है कि परिसीमन तो होगा, अब उसमें कितना किया जाए कि जो प्रतिनिधित्व वाली, जो समानता वाली, जो परिसीमन के पीछे जो मूल व्यवस्था है उसको भी अपनाया जा सके और राज्यों की भी ज्यादातर जो मांगे हैं उनको सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि उसके लिए ऐसा किया जाए कि जो राज्य हैं उनके साथ, देखिए नुकसान तो होगा, अगर परिसीमन की व्यवस्था अपनाएंगे तो उनको नुकसान तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान न हो। यानी उनका जो मत है, एक राज्यों का मत, हालांकि राज्यों का तो प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा करता है, लेकिन फिर भी राज्यों का जो मत है वह भी ज्यादा नुकसानदायक न हो, जिससे कि उनके अंदर जो भावना है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की, वो और ज्यादा प्रभावी न हो सके। ठीक है, ये एक मुद्दा है जिसको हमें समझने की जरूरत है, और इस उदाहरण से आप मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे। ठीक है, तो ये बातें की गई हैं, ये इनकी समस्याएं हैं। अब इसको सरकार को टैकल करना है, सरकार करा रही है, तो निश्चित रूप से अब आगे जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या मामला है, क्यों परिसीमन कराया जाना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया। क्यों 51, 61 और 71 में कराया गया, क्यों उसके बाद नहीं कराया गया, वो भी कारण हमने आपको बता दिया है। ठीक है,